हेलो डियर सर, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि कल के क्लास में क्या बात किया था। कल के क्लास में हम लोग बात किए थे आपको कोलाइड्स क्या होता है, सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज, कोलाइड्स का प्रॉपर्टीज, है ना। कोलाइड्स के बारे तक बात किए थे। कोलाइड्स का डिफिनेशन हमने दिया था कि कोलाइड्स का जो क्या होते हैं, कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो इंटरमीडिएट होते हैं। किसके इंटरमीडिएट होते हैं? आपको ट्रू सॉल्यूशन और साथ ही साथ सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो पार्टिकल का जो साइज होता है, इनके इंटरमीडिएट होता है कोलाइड्स का। ये सब हम बात कर चुके थे। एग्जांपल में हमने आपको दिया था कि ब्लड हो सकता है, जेली हो सकता है ना, सोप का सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत से एग्जांपल हमने आपको दिया था। मिल्क हो सकता है, इंक हो सकता है। ये सब क्या था? कोलाइड का एग्जांपल था। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट, जिसमें आपको बात करेंगे कोलाइड का अगला टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कोलाइड्स का प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। चूंकि हम ब्लैक बोर्ड कर दिए हैं, देखते हैं इस पर क्लियर दिख रहा है कि नहीं, इस पर अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या था, क्या है कि कोलाइड्स जो होता है, कोलाइड्स जो है आपको होमोजेनियस जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में यह होमोजेनियस नहीं होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। तो लिखेंगे ए कोलाइड्स अपीयर्स टू बी, और कोलाइड्स यहां से लिखते हैं, स्पेस बहुत कम है। ए कोलाइड्स appear to be homogeneous but it is heterogeneous। ठीक है, कि कोलाइड्स जो होता है वह होमोजीनियस जैसा दिखता है, बट क्या है? बट आपको हेट्रोजीनियस होता है। क्लियर दिख रहा है सबको? सबको क्लियर दिख रहा है? बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है? डिजिटल जैसा दिख रहा है? लगभग डिजिटल जैसा दिख रहा होगा। क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है, तो कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इट इज क्या? हेट्रोजीनियस। यानी कि कोलाइड्स जो है होमोजीनियस जैसा दिखता है, लेकिन यह कैसा हो जाता है? यह एक्चुअली में हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। द साइज ऑफ पार्टिकल, दूसरा द साइज ऑफ particles, the size of particles between 1 nanometer to 100 nanometer in diameter। ठीक है, यानी कि कोलाइड के जो पार्टिकल का जो साइज है, कोलाइड का जो पार्टिकल का जो साइज है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। क्योंकि पहले ही बता दिया था कि कोलाइड का जो डिफिनेशन दिया था, बताया गया था कि कोलाइड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज जो होता है, पार्टिकल जो साइज होता है, सॉलिड का जो साइज होता है, किसके बीच होता है? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन 100 नैनोमीटर। और कोलाइड का साइज क्या है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आता है, डायमीटर में, रेडियस नहीं, डायमीटर में। ठीक है, तीसरा है द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स कैनॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। द पार्टिकल
the particles of colloids cannot be seen by माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि इनके पार्टिकल का जो साइज है, सॉरी इनके पार्टिकल जो है, कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको मतलब साइज में इतने छोटे होते हैं कि इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के सहायता से भी हम नहीं देख सकते हैं। चौथा क्या है, ध्यान दीजिए। चौथा है कि द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। The particles of colloids pass through by filter paper। यानी कि इसके पार्टिकल जो होते हैं फिल्टर पेपर से हम छानना चाहे, है ना, तो छन नहीं सकता, पास कर देता है, सीधे क्या कहता है, आर पार कर देता है। यानी कि इनको अगर इनका सेपरेशन करना है तो फिल्टर पेपर का यूज करके आप सेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर का जो पार्टिकल्स है डायरेक्ट पास कर जाते हैं। पांचवा है the particles are more stable। इनके पार्टिकल्स जो है स्टेबल है, अस्थाई है, रिमूव नहीं करते, मूव नहीं करते हुए रनिंग नहीं करते हैं। और छठा है ए कोलाइड्स, ठीक है, स्कैटर बीम ऑफ लाइट। मतलब बीम ऑफ लाइट के मतलब क्या होगा कि अगर, ठीक है, अगर कोलाइड के सॉल्यूशन से अगर हम क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं, तो क्या करता है, स्कैटरिंग हो जाता है, स्कैटरिंग होता है, यानी कि आर पार लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाता है, मतलब आर पार नहीं कर पाता है। ये क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है आसपास रूम में जहां पर आप इसका स्कैटरिंग करेंगे, आसपास के विभिन्न डायरेक्शन में लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको देखने पर घटना मिलेगी जब स्कैटरिंग होता है ना, तो एक इवेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। मतलब कि जैसे ही आपको मतलब कि लाइट पास कराएंगे कोलाइड सॉल्यूशन से, ठीक है, कोलाइड सॉल्यूशन से लाइट क्या करके पास कराते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट वही है जो प्रकाश, जो लाइट जो है, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन से जब क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो स्कैटर हो जा रहा है। और स्कैटर होने का आपको आसपास के रूम में, कैमरा में, जहां पर हो आप, कमरा में हो, है ना, जहां पर आप उसका यूज करेंगे, तो जिस कैमरा में यूज करेंगे, रूम में यूज करेंगे, उसके मतलब कि उसके आसपास विभिन्न डायरेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, उनका स्कैटरिंग हो जाएगा, और उसी स्कैटरिंग के घटना का दूसरा नाम हो जाएगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कोलाइड्स सॉल्यूशन में। कोलाइड्स सॉल्यूशन में जल्दी से इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टी जब कोलाइड खत्म हो गया,
प्रॉपर्टी जब कोलाइड खत्म हो गया, फिर से हम पढ़कर सुना देते हैं कि कोलाइड्स अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज हेटेरोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन 1 nanometer to 100 nanometer in diameter. The particles of colloids cannot be seen by microscope. The particles of colloids pass through by filter paper. The particles are more stable, ज्यादा स्थायी होते हैं। The colloids scatter beam of light. ठीक है, तो हमारा 3 तरह का टॉपिक था, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास 3 तरह का टॉपिक था। कितने तरह का टॉपिक था? 3 तरह के टॉपिक था। सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन हम सब कुछ पढ़ चुके, और इसका हम लोग प्रॉपर्टीज भी देख लिए, डिफरेंस भी। अगर आपको डिफरेंस भी कहेगा तो जो जो हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसी को आप डिफरेंस में डाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंस लिखें, तो जितना भी आपको प्रॉपर्टीज बताया गया है ना, डिफरेंस बताया गया, सबको एक वर्टिकल लाइन में आप खींच करके आप सबको टॉपिक बाय टॉपिक लिख सकते हैं, वो आपका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान देंगे। अब यही तो है मार्क चौक का मतलब यही तो होता है, इरेज करने में दिक्कत होगा, इरेज करने में दिक्कत होगा। चौक का मतलब यही होता है। क्या मिट गया कि दिख रहा है अभी? मिट गया है, ठीक है, मिट जा रहा है। अब हम दूसरा कलर का यूज करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। चलिए हम दूसरा एक कलर का यूज करते हैं, हम येलो। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। सॉरी फुट गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान देंगे। कॉन्सेंट्रेशन 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 ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये तो आप देख लिए कि सब में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, साइज में भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, उसके आधार पर अगर उसको निकाला जाता है, उसका पैमाना निकाला जाता है, मेजरमेंट निकाला जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल, चाहे ऐसे कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में आपको सोल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकालने का तरीका बहुत है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का मेथड कई तरह का होता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। तो चलिए हम लिख देते हैं, क्या करना है लिख देते हैं, लिखेंगे द अमाउंट
the amount of solute and solvent, the amount of solute and solvent in a solution is called concentration of solution. ठीक है कि the amount of solute and solvent in a solution is called concentration of solution, यानी कि सॉल्यूशन में solute का अमाउंट कितना है, solvent का अमाउंट कितना है, इसको अगर आप निकालते हैं तो उसको बोलते हैं concentration of solution। क्लियर दिख रहा है बच्चों? बच्चों क्लियर दिख रहा है? आवाज जा रही है? बताएं, क्लियर दिख रहा है एकदम? आवाज जा रही है साफ? तो बताते जाएंगे कमेंट में। जी सर, सृष्टि, सरगम, यस सर, नेहा, यस, क्लियर जानी चाहिए। और गुस्सा तो आ रही है, गुस्सा इसलिए आ रही है कि 14 लोग क्लास को ज्वाइन किए हैं, क्लास में इनरोल 14 बच्चे हुए हैं, करते हैं क्लास 6 बच्चे, तो 1-2 दिन के बाद अगर क्लास को नहीं कहना तो हम सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, है ना। 14 बच्चे इनरोल हुए हैं, क्लास करते हैं मात्र 6 बच्चे, डेली क्लास 6 बच्चे ही करते हैं, तो जो जो क्लास नहीं करते हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, है ना। वो बहुत होशियार है कि हम रिकॉर्डिंग वीडियो को देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं। तो हम 2 दिन वेट करेंगे और उसके बाद से अगर क्लास ऑनलाइन चलेगी तो हम उनको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर काउंटिंग नहीं करना, संख्या नहीं दिखाना कि हम सर क्लास किए हैं, ये सब बात नहीं। जैसे आप स्कूल में क्लास करते हैं वैसे यह भी आपका क्लास चल रहा है ना। ये नहीं है कि सर जब भी मर्जी तब क्लास कर लेंगे। तो 2 दिन वेट करेंगे, जो जो क्लास नहीं करेंगे देखेंगे कि एब्सेंट कौन कौन हो रहा है, जिनका अटेंडेंस नहीं बन रहा है उसको हम निकाल देंगे इसमें से, है ना। क्लास ज्वाइन कर लिए 14 बच्चे और क्लास करते नहीं है। So the amount of solution and solvent in a solution is called concentration of solution, और concentration of solution कई तरह का हो जाता है, कई तरह का हो जाता है। पहला है मास परसेंटेज। क्या? मास परसेंटेज कई तरह का होता है concentration of solution, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और भी बता देते हैं, बहुत सा होता है। मोलालिटी, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और कुछ छूट रहा है आपके बुक का टॉपिक? बुक से हम एक्स्ट्रा भी लिख रहे हैं, ठीक है, बुक से एक्स्ट्रा भी लिखे हैं और बहुत पहले पढ़ाए भी है, पहले की क्लास में भी एक्स्ट्रा पढ़ाए थे और फिर भी पढ़ाएंगे। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, और क्या होता है बता दीजिए। और एक नया टॉपिक हम पढ़ा देंगे आपको, चलो 7 नंबर डाल देते हैं।
सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का, कॉन्सेंट्रेशन मेरा मेथड है। साक्षी, अच्छा, तो ये क्या है? ये आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मेथड होता है कि कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और सोल्युबिलिटी क्या होता है। एक एक करके हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया जाए। इरेज क्या, हम यहां से इतना साइलेंट कर देते, गायब कर देते हैं और मास परसेंटेज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी में जानेंगे तो हिंदी इसका होता है आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। मास का दूसरा नाम होता है वेट परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोललता, मोलरता, मोल अंश, और विलेयता या घुलनशीलता, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको होमवर्क दिया जाता है ना। आप चेक करेंगे जहां पर होमवर्क का साइड है टीचमेंट ऐप में, वहां पर आपको होमवर्क दिया है। होमवर्क भी कोई नहीं बनाया है तो आप लोग होमवर्क ही बना लेंगे। बता देते हैं, आपको होमवर्क दिया गया है बहुत पहले, पहला ही क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, लेकिन सभी बच्चे होमवर्क नहीं बनाया है। तो वहां पर टीचमेंट में आपको होमवर्क दिया गया है, उसमें आप लोग कॉपी में भी बनाएंगे और यहाँ पर भी बना लेंगे, ठीक है। कॉपी में बना लेंगे और यहाँ पर जाके ऐप में भी बनाएंगे, ध्यान दो। तो अब हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, ध्यान दीजिए। मैंने बताया था बहुत पहले कि किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज होता है, किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज होता है। एक क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। पहला क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। क्लियर है? ये भी बता दिया गया है कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की अमाउंट कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। इतना पता है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचानने का अगर तरीका पता है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूट, the amount of solute, the amount of solute present in 100 gram of solution is called
mass percentage is called mass percentage of the solution. ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब देखिए सोल्यूट का अमाउंट किस में होना चाहिए, सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, सोल्यूट का अमाउंट भी ग्राम में होना चाहिए और सॉल्यूशन का अमाउंट भी ग्राम में होना चाहिए। क्लियर है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का क्या है अगर सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना ग्राम सॉलिड डिजॉल्व है, कितना ग्राम सॉलिड डिजॉल्व है, घुला हुआ है, विलेय है, तो उसको बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसलिए मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या इसी को आप ले सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बटा, सॉल्यूशन में दो भाग होता है ना, सॉल्यूशन में दो भाग होता है, एक सॉलिड होता है एक सॉल्वेंट होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ऐसे बन जाएगा। अगर नहीं तो, अगर मान लिया कि सॉल्यूशन नहीं पता है आपको, सॉलिड का अमाउंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉलिड के अमाउंट को सॉल्वेंट के अमाउंट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। हो गया क्लियर, मास ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। क्लियर हो गया तो ये रहा है आपको मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस पर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। क्लियर, इरेज कर देते हैं। यही तो है, बोर्ड पर लिखने पर ना थोड़ा सा मेहनत लग जाता है, इरेज कीजिए, मिटाइए, मिटता है कभी नहीं मिटता है ना। बोर्ड में यही प्रॉब्लम है चौक से लिखने का। चलिए
अब हम मास परसेंटेज पर, है ना, मास परसेंटेज पर थोड़ा सा फॉर्मूला हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। मास परसेंटेज पर फॉर्मूला हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे थोड़ा। रिकॉर्ड भाई कहाँ चला गया। ठीक है, मास परसेंटेज में हम लोग न्यूमेरिकल अब सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, इफ 50 ग्राम NaCl dissolved in, if 50 ग्राम NaCl dissolved in, है ना, 60 ग्राम of solvent, then calculate mass percentage of this solution। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक 50 ग्राम NaCl, 50 ग्राम नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, 50 ग्राम नमक 60 ग्राम सॉल्वेंट में क्या है, डिजॉल्व है। तो कह रहा है उस सॉल्यूशन का क्या करें, आपको उस सॉल्यूशन का आपको निकालना है मास परसेंटेज। क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिखेंगे क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 60 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बताया, मैंने बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हो, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 60, 50 प्लस 60, 110 ग्राम। ठीक है, लिखेंगे इसलिए मास परसेंटेज लिखते हैं, मास परसेंटेज लिखेंगे, मास परसेंटेज फॉर्मूला क्या दिया, फॉर्मूला हमने दिया था मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है आपको दिया है 50 ग्राम, 50। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 60, लिख देंगे 60 इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 110।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हो जाएगा 500 बटा 11। ठीक है, 11 से 500 में भाग कर देंगे। 11 चौको 44। ठीक है, 11 चौको 44 आया कितना 6। 11 पची 55, कितना आया 5। 5 है ना 50। फिर 11 चौको 44 और फिर कितना आएगा, फिर आएगा 6 ना। 11 से डिवाइड करेंगे 50 में। 11 चौको 44, 10 में से 4 गया 6, 60 बचा। फिर 11 पच 55, 5 बचा। फिर 11 चौको 44 और 50 में से आ गया 6 बचा। फिर 11 पच 55, यानी कि 45.45 नियरेस्ट अमाउंट में परसेंटेज डाल देंगे। ठीक है, बात सब परसेंटेज का सोल्यूशन जो है यूनिट जो होता है परसेंटेज ही होता है। तो इस तरह इसको बनाएंगे और आप लोग अपना बुक में जाकर चेक करेंगे, मास परसेंटेज के हिसाब से जितना भी क्वेश्चन होगा उनको बनाएंगे। ठीक है, मास परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन होगा उनको आप लोग बनाए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि क्लास डेली चल रही है, बेहतर कंसेप्ट के साथ चल रही है, तो कम से कम क्लास तो ज्वाइन करें। अरे स्कूल हो या ऑनलाइन, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ये शर्त है। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, इसलिए पढ़ाई से जो भागेगा ना वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान देंगे। तो इसको आप लोग फटाफट कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं ना, क्लास के बाद आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, उसको चेक किया जाएगा, है ना। स्कूल जब ओपन होगा तो उसको चेक किया जाएगा कि आप ऑनलाइन क्लास किए थे तो लिखे कहाँ है, चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, और जो पकड़ाएंगे ना उसको मिलेगा डंडे। ठीक है, इसलिए फटाफट ले लेते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। हाँ, आप लोग सोल्यूशन जो किया है ना उसको थोड़ा सा देख लेंगे। 45 पॉइंट किधर आ रहा था, 11 चौको 44, 6 आ गया, 11 पचे 55। हाँ, नियरेस्ट अबाउट में आ जाएगा, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। हाँ बताए, व्हाइट बोर्ड सही है कि यही सही है, बताए तो कौन सही लग रहा है आप लोग को। ब्लर किसमें कर रहा है, इसमें ब्लर नहीं ना कर रहा है। आप लोग थोड़ा बताए तो कि व्हाइट बोर्ड सही है कि ब्लैक बोर्ड सही है, बताए किस पर अच्छा दिखता है, मेरा लिखावट किस पर अच्छा दिख रहा है, बॉडी का जो फेस का जो कंडीशन है वो किस पर अच्छा दिख रहा है, बताए व्हाइट बोर्ड पर ठीक है कि ब्लैक बोर्ड पर। जल्दी से सभी कोई कमेंट करें, सभी कमेंट करें, नहीं तो हम कल से कंडीशन यही लगा देंगे। बताओ जल्दी से फटाफट, व्हाइट बोर्ड की ब्लैक। अरे बच्चों दोनों सही है, तुम लोग तो गजब दिमाग करते हो। आयुष भारद्वाज व्हाइट बोर्ड पे ही ठीक है। रीजन, कुछ रीजन तो बताओ, व्हाइट बोर्ड पर क्या सही है, ब्लैक बोर्ड पर क्या सही है। दोनों पर ठीक है, दोनों को ब्लर नहीं कर रहा है। अच्छा, क्लियर किस पर दिखता है, व्हाइट बोर्ड पर क्लियर दिख रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। एक कंडीशन अब रख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर जब क्लियर दिखता है कि व्हाइट बोर्ड पर क्लियर दिखता है, बताए जल्दी से। चलो भाई, तो जाइए, आप लोगों का क्लास का टाइम हो गया। अब मिलते हैं कल के क्लास में। ब्लैक, एग्जिट।